नमस्कार मित्रों, एक बार फिर अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल परीक्षाओं का सीज़न चल रहा है। बहुत सारे छात्र विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, तो इसलिए उनकी मांग पर जो आज का जो विषय मैंने चुना है वो विषय है प्रथम विश्व युद्ध के कारण और उसके परिणाम। तो मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध के जहाँ तक कारणों का प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध, इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका जो तात्कालिक कारण था वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक की सर्बिया के किसी व्यक्ति द्वारा की गई हत्या थी। परंतु इस युद्ध के वास्तविक कारणों को जानने के लिए हमें बहुत सारे अन्य कारणों की छानबीन भी करनी पड़ेगी। तो मित्रों, बहुत सारे लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध को दार्शनिक स्तर पर देखने का प्रयास किया है और समझने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए जे सैंडर्स कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध युक्तिवाद तथा विवेकशीलता का प्रतिशोध था। इसी तरह से एक अन्य विद्वान के अनुसार युद्ध उतना ही पुरातन है जितना कि मनुष्य स्वयं है, जबकि उसकी तुलना में शांति एक आधुनिक आविष्कार है। तो मित्रों, अगर देखा जाए तो यह कथन निश्चित रूप से मनुष्य की आलोचना करते हैं, लेकिन फिर भी अगर ईमानदारी से देखा जाए तो इनमें सत्य के अंश भी आपको दिखाई देंगे। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को खोजने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का भी सहारा लेना पड़ता है। अब जैसे फ्रायड का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, साइको एनालिसिस उनकी पुस्तक है। उन्होंने उसमें मनुष्य की आक्रमणात्मक प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। इसी तरह से अरस्तु ने मानवीय पाशविकता का उल्लेख किया है। आप पुराने जितने भी धर्म ग्रंथ वगैरह पढ़ें, चाहे वो कहीं के भी हों, तो उन धर्म ग्रंथों में भी जो है मनुष्य की आक्रमणात्मक प्रवृत्ति या उसकी पाशविक प्रवृत्ति और क्रोध की दशा में अच्छे बुरे का विवेक न होना इत्यादि ही युद्ध के कारण बताए जाते हैं। लेकिन मित्रों, अगर इस तरह से हम विश्व युद्ध के कारणों की खोज करेंगे तो फिर हम इतिहास को दर्शन बना देंगे, दर्शन शास्त्र बना देंगे। तो इतिहास को दर्शन शास्त्र बना करके आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता है। जो व्यावहारिक रूप से हमें जो कारण दिखाई देते हैं, जो कारण धीरे धीरे बनते हैं मनुष्य की विभिन्न इच्छाओं आकांक्षाओं की उपज होते हैं, जो कारण, उन कारणों के ऊपर हमें विचार करना होगा। बहुत सारे इतिहासकारों ने, खास करके अब जैसे एल्जर ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड सिंस 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना करते हुए उन्हें 5 भागों में विभाजित किया है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, गुप्त संधियों की व्यवस्था तथा साम्राज्यवाद आदि प्रमुख रूप से प्रथम विश्व युद्ध के कारण थे। वहीं दूसरे इतिहासकार बाल्डविन तथा कोल्स और कुछ हद तक जे सैंडर्स के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बढ़ती हुई धर्म के प्रति अनास्था तथा अनीश्वरवाद था। लेकिन डेविड थॉमसन की बात अगर हम करें तो डेविड थॉमसन जो है वो यह नहीं मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अराजकता का युद्ध के कारणों से कोई संबंध था। उनका ये कहना है कि उनकी पुस्तक है यूरोप सिंस नेपोलियन, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो उनका ये कहना है कि
1878 ईस्वी के बाद का बुलाया गया हर सम्मेलन तथा हर सभा आश्चर्यजनक रूप से सफल हुई थी और अधिकतर जो संकट थे यूरोपीय देशों के आपस में, उन संकटों का समाधान इन सम्मेलनों में शांतिपूर्ण ढंग से ढूंढ लिया गया था। 1914 में यूरोप एक असामान्य अंतर्राष्ट्रीय अराजकता की स्थिति में नहीं था और यूरोपीय देशों के मध्य डेविड थॉमसन का मानना है कि आपसी सहयोग की भावना विद्यमान थी। वहीं जी.एल. डिकेंसन का मानना है कि एल्जर एंड एल्जर द्वारा बताए गए कारणों को काफ़ी हद तक स्वीकार किया जा सकता है। उनका ये कहना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय अराजकता को गुप्त संधियों की व्यवस्था का ही एक रूप मान लिया जाए तो उनके मत को स्वीकार किया जा सकता है। इसी तरह से एस.बी. फे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, वो अपनी पुस्तक फर्स्ट वर्ल्ड वार में कहते हैं कि युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण गुप्त संधियों की व्यवस्था थी, क्योंकि गुप्त संधियों के द्वारा जो यूरोप के देश थे उन्होंने ऐसे गठजोड़ बना लिए थे कि जब कोई एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करेगा तो जिन देशों से उनकी संधियां थीं वो देश उनकी सहायता के लिए आ जाते थे। तो इस तरह से जो है दो देशों के झगड़े में बहुत सारे देश सम्मिलित हो जाते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे चल कर के यही हुआ और इसने जो है विश्व युद्ध का रूप ले लिया। तो इस तरह से एस.बी. फे गुप्त संधियों की व्यवस्था पर बहुत जोर देते हैं। वहीं रेमंड एरोन के अनुसार गुप्त संधियों की व्यवस्था युद्ध का कारण नहीं थी, वो उनके उल्टा ही कहते हैं। उनका ये कहना है कि गुप्त संधियों की व्यवस्था युद्ध का कारण नहीं थी परंतु उसके विस्तार का कारण अवश्य थी। डेविड थॉमसन ने अपने तर्क का विस्तार करते हुए लिखा है कि 1870 तथा 1914 के बीच बने प्रतिद्वंदी संधियों की व्यवस्था की सबसे भयानक विशेषता उसकी विश्वसनीयता थी। प्रत्येक संकट जिसमें किसी भी महान शक्ति के लिए चुनौती निहित थी, उसमें इन संधियों के आंतरिक संबंधों को और दृढ़ बना दिया था। थॉमसन का ये कहना है कि शांति अनिवार्य हो गई थी यदि ये संबंध बने रहते। यूरोप में यदि कहीं भी किसी भी प्रकार का भी संघर्ष होता तो एक सामान्य युद्ध का जन्म अपरिहार्य था। तो कुल मिलाकर के अगर देखें, डेविड थॉमसन के मत का परीक्षण करें तो सबसे बड़ी बात उसमें यही है कि ये जो संधियां हुई थी, इन संधियों की खास बात ये थी कि ये काफ़ी भयानक हद तक जो है ये इनकी विश्वसनीयता बनी हुई थी। तो इसलिए जो है कहीं भी ज़रा सा भी अगर संघर्ष की स्थिति आई तो चूँकि ये जो संधियां थी सब एक दूसरे के विश्वास से बंधे हुए थे, तो इसलिए एक दूसरे की सहायता करने के लिए ये देश आपस में बाध्य थे। तो इसलिए जो है अगर ज़रा सा भी कहीं युद्ध की स्थिति बनती तो ये होना अपरिहार्य था। मित्रों, एल्जर एंड एल्जर का तर्क बहुत हद तक सिद्ध हो जाता है। यदि हम 1870 ईस्वी के बाद यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति बढ़ती हुई यूरोप के राष्ट्रों की उदासीनता पर ध्यान दें, 1870 के बाद जो है यूरोप के राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में कोई बहुत विश्वास नहीं रह गया था, वो उसके प्रति उदासीन हो गए थे। इंग्लैंड ने इस कानून के प्रति पूरी अनास्था दिखलाई। फ्रांस ने अल्जीयर्स तथा 1909 में किए गए वादों के विपरीत फेज पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इंग्लैंड ने बिना विरोध किए हुए इसे स्वीकार कर लिया। अब बर्लिन कांग्रेस के कार्यों को हम बहुत गौरवान्वित न करें
तो भी केवल इतना ही कह सकते हैं कि इस कांग्रेस में शोषण की नीति का ही प्रतिपादन हुआ। इन तनावों को और भी उलझा रखा था अंतर्राष्ट्रीय संस्था अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अभाव ने, जहाँ पर कि यूरोप के देश संधियों तथा संघर्षों द्वारा उत्पन्न संकटों का विमोचन कर सकते। कहने का मतलब यह है कि कोई इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी, उसका अभाव था, जहाँ पर जाकर के कि अगर मान लीजिए कोई झगड़े की स्थिति पैदा होती है तो जहाँ पे यूरोप के देश जा कर के उसका निपटारा कर सके। बाद में इस तरह के संगठन बने, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जैसे राष्ट्र संघ बना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बना, पहले इस तरह के संगठनों का अभाव था। तो 1870 एवं 1914 के बीच यूरोप में कोई भी संयुक्त यूरोपीय व्यवस्था नहीं थी और न ही कोई ऐसी व्यवस्था थी कि जहाँ पर यूरोप के देश अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए जा सकते थे। मित्रों, गुप्त संधियों की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह था कि लोगों के हृदय में असुरक्षा की भावना भर गई थी, भय की भावना भर गई थी, शंका की भावना आ गई थी तथा अविश्वसनीयता की भावना उत्पन्न हो गई थी। हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की संधियों में छुपे हुए गुप्त धारणाओं से भयभीत था, पता नहीं कब क्या हो जाए। यह एक अस्वस्थ वातावरण था तथा एक रोगग्रस्त मनोवैज्ञानिक स्थिति थी, जिसमें यदि युद्ध अनिवार्य नहीं हो जाता तो कम से कम उसकी संभावनाएं अवश्य ही बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध मानसिक असंतुलन की अभिव्यक्ति है। युद्ध जो है वो मानसिक असंतुलन की अभिव्यक्ति है। अगर लोग एक अस्वस्थ वातावरण में रह रहे हैं, एक रोगग्रस्त मनोवैज्ञानिक स्थिति में जी रहे हैं, तो ये इस संतुलन का बिगड़ना स्वाभाविक है। बोल्डविन और कोल्स का यह कहना है कि युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण सामाजिक डार्विनवाद था। तो अगर हम इस मत का परीक्षण करें तो हम देखते हैं कि यह कुछ अंशों तक ही सफल है, यह स्वीकार्य है। यह तर्क इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को नज़रअंदाज कर देता है। जैसे जातीय अहंकार तथा जातीय वैमनस्य की भावना का जन्म 19वीं या 20वीं शताब्दी में नहीं, अपितु तब हुआ था जबकि मनुष्य में यह भावना उत्पन्न हुई कि वह एक विशेष या जाति या विशेष वर्ग का सदस्य है। यदि स्लेव्स और ट्यूटन्स के बीच का संघर्ष, सब्स और मैगायर्स के बीच का संघर्ष युद्ध के कारणों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु इन तथ्यों को हम पूर्णतः डार्विनवाद के रूप में नहीं देख सकते। ये समस्याएं कहीं अधिक पुरानी थी तथा ऐतिहासिक स्तर पर कहीं अधिक शक्तिशाली समस्याएं थीं। जहाँ तक धर्म के प्रति बढ़ती अनास्था की बात है, जैसे जे सैंडर्स ने बताया था कि युद्ध का कारण धर्म के प्रति बढ़ती अनास्था थी, तो मनुष्य की विवेकशीलता तथा 19वीं शताब्दी का भौतिकवाद भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान नहीं देता है। यदि अनीश्वरवाद तथा भौतिकवाद ही प्रथम विश्व युद्ध का कारण था, तो फिर उन धार्मिक युद्धों का क्या कारण था जो कि 11वीं, 12वीं तथा 16वीं शताब्दी में धर्म के नाम पर लड़े गए थे। परंतु हम कोल्स के इस कथन को पूर्णतः नकार नहीं सकते कि एक भौतिकवादी पीढ़ी के लिए, भौतिकवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक भौतिकवादी साधन कोई गलत चीज़ नहीं होती है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कोल्स का कथन कि एक भौतिकवादी पीढ़ी के लिए, भौतिकवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक भौतिकवादी साधन कोई गलत चीज़ नहीं होती है, कोई गलत बात नहीं होती है। तो इतिहासकारों में इस बात पर पूर्ण सहमति है कि प्रथम विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण उग्र राष्ट्रवाद की भावना थी। परंतु यह राष्ट्रवाद जो 1914 ईस्वी में परिलक्षित होता है,
वह सकारात्मक राष्ट्रवाद नहीं था जिसको फ्रांस की क्रांति ने जन्म दिया था। यह एक अतिवादी तथा विकृत राष्ट्रवाद की भावना थी। राष्ट्रवाद, जिसे आप उग्र राष्ट्रवाद कह सकते हैं, राष्ट्रवाद का 1870 में जर्मनी तथा इटली में राष्ट्रवाद ने 1870-71 ईस्वी में जर्मनी और इटली में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की थी। लेकिन उसके बाद राष्ट्रवाद का पतन होने लगा और अंततः 1914 तक पहुंचते पहुंचते आप कह सकते हैं कि वह एक नकारात्मक विचारधारा में परिवर्तित हो गई। यानी कि जब इटली जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो राष्ट्रवाद का नारा दिया गया था, तभी उनका एकीकरण संभव हुआ। लेकिन अब 1914 तक आते आते वो राष्ट्रवाद एक नकारात्मक विचारधारा में बदल गई। इसका अर्थ अब किसी एक राष्ट्र की सांस्कृतिक अथवा आर्थिक महानता नहीं था, वह प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो चुकी थी, जिसका अर्थ केवल एक राष्ट्र की महानता नहीं परंतु एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र की भावनाओं को कुचलकर महान बनने की महत्वाकांक्षा थी, महान बनने की इच्छा थी। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी राष्ट्रवाद शांतिमय अंतर्राष्ट्रीयवाद के साथ ही कभी भी जीवित नहीं रह सकता था। ये जो उग्र राष्ट्रवाद था, ये उग्र राष्ट्रवाद जो फ्रांस की क्रांति में जो राष्ट्रवाद था या जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय जो राष्ट्रवाद था, उससे एकदम अलग था। यह अब जो है दूसरे देशों को रौंद करके आगे बढ़ने की इच्छा से प्रेरित था। 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में आप देख सकते हैं कि रूस में निवास करने वाली जो स्लाव्स जाति थी, उसने ये दावा किया कि उन्हें ऑस्ट्रिया और टर्की से स्वतंत्र कराया जाए ताकि वे अपनी जाति, कुल, भाषा और सभ्यता संस्कृति को अपने ढंग से उन्नति प्रदान कर सकें। इसी तरह सर्बिया में भी पैन स्लाव आंदोलन जोरों पर था, जहाँ की ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 20वीं शताब्दी के आरंभ में घृणा की भावना भर रही थी। पैन स्लाव का आंदोलन युद्ध का बहुत बड़ा कारण था। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि देशों को यह विश्वास हो गया था कि ईश्वर ने उन्हें एक विशेष कार्य संपन्न करने के लिए उत्पन्न किया है और वह विशेष कार्य है संसार में अपने साम्राज्य का विस्तार करके वहाँ की असभ्य जातियों का उद्धार करना। अतः धर्म और संस्कृति का पाठ संसार को पढ़ाने के लिए ये जातियाँ आगे बढ़ीं तो उनमें परस्पर संघर्ष होना आवश्यक हो गया, जो विश्व युद्ध के रूप में अंततः सामने आया। तो मित्रों, जैसा आपने देखा कि यूरोप के जो शोषित राष्ट्र थे वो संपूर्ण समर्पण करके खामोशी से मुक्ति की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। वे भी शक्ति और हिंसा के माध्यम से इस व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हर प्रकार की कूटनीति असफल हो गई थी और शोषित राज्यों के पास एक ही विकल्प था और वो विकल्प था विश्व युद्ध। अब मित्रों, सैन्यवाद की बात करते हैं। सैन्यवाद को भी प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है। सैन्यवाद का युद्ध के कारणों में क्या स्थान था, इसके बारे में कोई भी कथन जो है वो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। सैन्यवाद एक परंपरा के रूप में 1848 की क्रांति में जन्मी थी। AJP टेलर ने 1848 की क्रांति
की असफलता को प्रथम विश्व युद्ध के कारणों से जोड़ा है। उनका ये कहना है कि 1848 की क्रांति की असफलता ने यूरोप के पराधीन राष्ट्रों में उदारवाद के प्रति अविश्वास तथा अश्रद्धा की भावना उत्पन्न कर दी थी। अब लोगों ने अपना समर्थन उदारवाद को नहीं परंतु शक्ति के विचार को देना प्रारंभ कर दिया था। तो इस तरह से टेलर साहब का मत है कि 1848 के बाद जो है परिस्थितियां बदली। अब लोगों का विश्वास जो है उदारवाद में नहीं रह गया, बल्कि उन्होंने अपना समर्थन जो है वो शक्ति के विचार को देना प्रारंभ कर दिया था। तो सैन्यवाद का स्वाभाविक अर्थ होता है संपूर्ण समाज का युद्ध सन्नाह तथा सैन्यीकरण। तो इसका भावनात्मक पक्ष होता है समस्याओं का युद्ध के माध्यम से निवारण करना, न कि शांति के माध्यम से। तो इस व्यवस्था में, सैन्यवादी व्यवस्था में की एक विशेषता होती है कि इसमें शक्ति विवेकशील और शांतिप्रिय नेताओं के हाथ में नहीं रह जाती है, परंतु जो शक्ति होती है वो शक्ति सेनापतियों के हाथ में चली जाती है। तो इनका वेतन शांति के लिए नहीं बल्कि युद्ध के लिए दिया जाता है। किसको? सेनापतियों को। मित्रों, कर्नल हाउस ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की है। कर्नल हाउस के अनुसार 1914 ईस्वी में सैन्यवाद पागल हो गया था। हर राष्ट्र में सेना सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुकी थी और निर्णय विवेकशील लोगों के हाथ में नहीं, सेनापतियों के हाथ में चला गया था। तो युद्ध 1914 ईस्वी में एक आंदोलन बन चुका था, एक धर्म बन चुका था, एक दर्शन बन चुका था और एक विचारधारा बन चुकी थी। ट्रॉट्स्की का यह कथन कि युद्ध के माध्यम से देश की सेवा ही वास्तविक सेवा होगी या वास्तविक सेवा होती है, इस युद्ध की मानसिक अस्वस्थता को दर्शाता है जिसने कि संपूर्ण यूरोपीय समाज को विकृत कर दिया। तो इस तरह का बयान अगर कोई देता है, ट्रॉट्स्की जैसा व्यक्ति जो है, जो विश्व युद्ध के बारे में लिखता है, तो वो युद्ध की पैरोकारी करता है। वो ये कहता है कि युद्ध के माध्यम से ही जो है वो देश की सेवा की जा सकती है। तो इसी से ये पता चलता है कि जो समाज था वो मानसिक रूप से कितना अस्वस्थ हो गया था। जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो किस तरह से अपना रोल अदा कर रहा था, अपनी भूमिका निभा रहा था, ये भी पता चलता है। अब कोने जेलियार्क एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार युद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद था। अंतर्राष्ट्रीय गौरव तथा बाजारों की खोज पागलपन में परिवर्तित हो चुकी थी और साम्राज्यवाद की मनोवृत्ति ने यूरोप का ध्यान सैनिकवाद की ओर भी मोड़ दिया था। तो मित्रों, समस्या यह थी कि पूंजी और बाजारों में वृद्धि के साथ साथ संसार का क्षेत्रफल नहीं बढ़ रहा था। अतः संसार की सीमित भूमि के विभाजन के प्रश्न पर युद्ध अवश्यंभावी था। जब बहुत सारे देश जो है जब लूट खसोट कर रहे थे, जैसे आप उदाहरण के लिए ले लीजिए कि भारत में ही बहुत सारे देश आए थे, फ्रांस भी आया, यहाँ इंग्लैंड भी आया, पुर्तगाल भी आया, कई देश आया। तो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए इनमें आपस में लड़ाई होती थी और आपस में लड़ाई होने से क्या होता था कि एक अस्वस्थ वातावरण का, एक रोगग्रस्त वातावरण का निर्माण होता था। तो अगर हम कोने जेलियार के मत का विश्लेषण करें तो इनके अनुसार राजनैतिक शक्ति 19वीं शताब्दी में पूंजीपतियों के हाथ में चली गई थी, जिनको इन्होंने प्लूटोक्रेट की संज्ञा दी है। ये कहते पूंजीपतियों को प्लूटोक्रेट कहते हैं। ये वर्ग यानी ये जो पूंजीपति वर्ग था
ये राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सम्मान की आड़ में अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति कर रहे थे। इस पूंजीपति वर्ग का एकमात्र उद्देश्य था अपनी पूंजी को बढ़ाना तथा इसका जो साधन था वो साधन क्या था? इसका साधन था उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। इसी वर्ग ने राष्ट्र के शस्त्रीकरण की मांग की तथा हिंसात्मक प्रतिरोध की मांग की। किंतु और भी बहुत सारे इतिहासकार हैं जो साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे थे। अब जैसे बर्नहार्डी और ट्रॉट्स्की ने युद्ध का राग अलापना शुरू कर दिया था। ट्रॉट्स्की जो है वो राज्य को एक शक्ति बतलाता था और ये कहता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत का आप कह सकते हैं कि ट्रॉट्स्की जो है वो माइट इज़ राइट या जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत का समर्थन करता था। बर्नहार्डी ने भी जर्मनी के नवयुवकों को अपनी पुस्तक जर्मनी एंड द नेक्स्ट वार के माध्यम से युद्ध के लिए प्रेरित किया। फ्रांस के एच बर्थीलेमीज ने भी इस सिद्धांत का प्रचार किया और कहा कि युद्ध अनिवार्य है और उसमें फ्रांस की विजय भी अवश्यंभावी है। तो इस तरह से कर्नल हाउस का कथन सही है जो मैंने अभी ऊपर कहा कि 1914 में सैन्यवाद पागल हो गया था। वहीं कुछ दूसरे इतिहासकार हैं जैसे पियरे रिनाउविन। उनका ये कहना है कि साम्राज्यवाद को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है और औपनिवेशिक शक्तियों के बीच जितने भी आर्थिक संघर्ष शुरू हुए वो एक ऐसे चरण में अवश्य पहुँचे जहाँ पर ऐसा लगा कि उन समस्याओं का समाधान केवल युद्ध में ही हो सकता है। पर इस चरण में पहुँचने के बाद तनाव खत्म हो जाता था, चेतावनियों से अधिक कुछ भी नहीं होता था। रिनाविन के अनुसार पूंजीपति वर्ग कभी युद्ध नहीं चाहता क्योंकि इसकी प्रगति तथा समृद्धि शांति में ही निहित है। रिनाविन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं कि क्या जर्मनी के पूंजीपति कभी भी रूस तथा ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा चाहते, जबकि रूस उनका सबसे बड़ा प्रदायक था तथा इंग्लैंड उनका सबसे बड़ा ग्राहक था। क्या वो कभी भी युद्ध के माध्यम से अपने अवसरों को बढ़ाने की कोशिश करते, जबकि 1914 में इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस के पूंजीपति उन्हें कोई भी आर्थिक चुनौती नहीं दे रहे थे और जबकि इंग्लैंड के सहयोग के कारण उन्हें एशिया माइनर तथा अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण बाजारों में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। तो ये सब कारण थे। इन सब कारणों के बीच मित्रों एक और महत्वपूर्ण पक्ष जिसने प्रथम विश्व युद्ध के जन्म में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो पक्ष था पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म जिसे कहा जाता है। तो पीत पत्रकारिता ने भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध केवल गलतियों की वजह से ही होता है। कोई समस्या कभी भी इतनी गंभीर नहीं होती कि वह युद्ध को जन्म दे। युद्ध केवल तभी अनिवार्य होता है जबकि एक लड़खड़ाती हुई पीढ़ी एक कुत्सित तथा विकृत आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए भावनात्मक स्तर पर तैयार हो। तो मित्रों इस भावनात्मक पृष्ठभूमि का निर्माण किया पीत पत्रकारिता ने। आप 1870 के बाद छपने वाले जितने भी समाचार पत्र थे, अगर आप ये देखें तो वो इस तरह की भड़काऊ खबरों से भरे हुए थे कि जैसे कि उनकी मंशा थी कि युद्ध जो है वो अभी प्रारंभ हो जाए, तुरंत प्रारंभ हो जाए। तो इस तरह से जो है ये पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म जो है वो भी युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण था। तो मित्रों जब इस प्रकार से विक्टोरिया युग के आशावाद का सूर्य अस्त हो रहा था, यद्यपि सतह पर हर जगह सुख था, समृद्धि थी तथा 20वीं शताब्दी की जो
पहली पीढ़ी थी वो शांति का उपभोग कर रही थी, तो उस समय हर क्षितिज पर, यूरोप के क्षितिज पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। आप देखें, हमने बहुत सारे कारणों की बातचीत की। अब युद्ध का तात्कालिक कारण बताया गया है कि महायुद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के सम्राट के भतीजे और ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के उत्तराधिकारी फ्रांसिस आर्कड्यूक और उनकी रानी की सराजीवो नामक स्थान में होने वाली हत्या थी। बोस्निया के प्रश्न पर सर्बिया में ऑस्ट्रिया के खिलाफ घृणा की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। सराजीवो हत्याकांड इसी घृणा की भावना का परिणाम था और इस घटना ने युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। तो इस तरह से सर्बिया के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा करने से पहले शायद ऑस्ट्रिया को सोचता अवश्य, लेकिन जर्मनी ने उसे तत्काल युद्ध में जनधन की पूर्ण सहायता का वचन दिया था, तो इसलिए ऑस्ट्रिया ने सोचा समझा नहीं और इस वचन के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे बर्चटोल्ड, उन्होंने 23 जुलाई को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे करके सर्बिया को के सामने कुछ शर्तें रखी, किंतु सर्बिया जिसकी पीठ पर रूस था उसने इस अल्टीमेटम की कोई परवाह नहीं की और शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। परिणामतः मित्रों 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और यह विश्व युद्ध की शुरुआत थी जो कि धीरे धीरे फैलता चला गया। आजकल विश्व युद्ध के कारणों पर और भी बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं। अब जैसे आमतौर पर जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए दोषी ठहराया जाता है क्योंकि बिस्मार्क ने ही गुप्त संधियों की व्यवस्था की थी, जिसके कारण जो पूरा विश्व था, खास करके यूरोप, वो दो विरोधी गठजोड़ों में बंट गया था। लेकिन अभी 2012 में एक पुस्तक आई है क्रिस्टोफर क्लार्क की स्लीप वॉकर्स में क्रिस्टोफर क्लार्क ये तर्क देते हैं कि केवल जर्मनी ही जो युद्ध के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं था, उत्तरदायी नहीं था, बल्कि इसके लिए बहुत सारे और कारण थे। बाल्कन युद्धों के ऊपर उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया है कि वहीं से जो है युद्ध के कारण बनने शुरू हुए और आगे चल करके जो तथाकथित मित्र राष्ट्र हैं उनके अपने स्वार्थ और उनकी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं थीं, इन्होंने भी जो है उसमें आग में घी डालने का काम किया। और तो इसलिए केवल जर्मनी को ही जो है युद्ध का कारण ठहरा देना ठीक नहीं है। क्रिस्टोफर क्लार्क की जो पुस्तक है स्लीप वॉकर्स, उसका जर्मनी में बहुत स्वागत हुआ। जर्मन लोगों ने उस किताब को हाथों हाथ लिया। हालांकि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, आधुनिक काल के कंटेम्पररी जो समकालीन इतिहासकार हैं, उन्होंने ये कह करके क्रिस्टोफर क्लार्क की किताब का खंडन किया, मतलब उनके मत का खंडन किया। उनका यह कहना है कि क्रिस्टोफर क्लार्क जो है उन्होंने बहुत सारे कारणों को जनरलाइज कर दिया, उन्होंने उन्हीं को स्लीप वॉकर बता दिया। तो इस तरह से अभी बहुत सारे कारण सामने आते रहते हैं, इस पर निरंतर शोध हो रहा है, निरंतर नई नई बातें सामने आ रही हैं। तो इसलिए कोई भी कारण अंतिम कारण था यह कहना बड़ा कठिन है। अब हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों पर थोड़ी चर्चा कर लें। जैसा कि आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो विश्व इतिहास का भयंकरतम युद्ध था। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हम प्राचीन काल में सुना करते थे महाभारत का युद्ध, फला का युद्ध, ये युद्ध, तो उसमें एक देश के सारे राजा सम्मिलित होते थे। लेकिन इसमें तो संसार के 36 देश सम्मिलित हुए एवं युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों की संख्या 7 करोड़ से अधिक थी। युद्ध में मरने वालों तथा
घायलों की संख्या 1 करोड़ थी और यह युद्ध 4 साल तक चला और 4 साल तक चले युद्ध में सभी राज्यों का बहुत नुकसान हुआ। अब ऐसा एक अनुमान के अनुसार 58,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। उस समय यह बहुत बड़ी राशि थी और यह महायुद्ध जो था वो बहुत ही भयंकर साबित हुआ। इसका जो दैनिक व्यय था वो लगभग 40 करोड़ रुपए पर डे था। उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी राशि थी। युद्ध के कारण उद्योग धंधे नष्ट हो गए, एक आर्थिक संकट आ गया, उद्योग धंधे नष्ट हो गए और अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हो गईं और नष्ट हुई सारी संपत्ति का मूल्य 1500 खरब डॉलर से भी अधिक आंका गया है। 1500 खरब डॉलर से भी अधिक आंका गया है। तो इस महाविनाश से यूरोप एक आर्थिक संकट में फंस गया। वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई, मजदूरी महंगी हो गई तथा उत्पादन घट गया। मुद्रा का बुरी तरह से अवमूल्यन हो गया और 1929 ईस्वी आते आते 1929 तक आते आते सारा संसार एक महान आर्थिक प्रलय में डूब गया। बेकारी की समस्या इतनी विकराल हो गई, इतनी गंभीर हो गई कि लोग भूखों मरने लगे। आम जनता को भरपेट भोजन मिलना दुर्लभ हो गया। दुखी मानवता युद्ध के भीषण परिणामों से त्राही त्राही कराह रही थी। मित्रों, इस युद्ध ने यूरोप के मानचित्र में भी परिवर्तन कर दिया। इस युद्ध के राजनीतिक परिणाम बड़े महत्वपूर्ण थे। महायुद्ध के बाद पेरिस पीस शांति सम्मेलन हुआ। उस शांति सम्मेलन में यूरोप का मानचित्र पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया विजेता राष्ट्रों द्वारा और एक नए युग का आरंभ हुआ। इस युद्ध ने अनेक निरंकुश शासन प्रणालियों को जन्म दिया, जैसे रूस में, जर्मनी में, तुर्की में, बल्गेरिया में सत्ता परिवर्तन हुए। महायुद्ध के दौरान ही रूस में क्रांति हो गई थी और वहाँ जारशाही का अंत हो गया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के गौरवशाली राजवंश समाप्त हो गए। जर्मनी की रियासतों तथा बल्गेरिया के राजा को भी राज सिंहासन त्यागना पड़ा। जर्मनी का कैसर विलियम जो था वो उसकी बेल्ट पॉलिटिक फेल हो गई। 1925 में तुर्की के सुल्तान का भी अंत हो गया। तो इस प्रकार महायुद्ध ने इटली में मुसोलिनी का और जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। तो इस प्रकार महायुद्ध ने एक क्रांति का रूप धारण कर यूरोप के निरंकुश शासन की भव्य इमारतों को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। मित्रों, गणराज्यों की भी बाढ़ आ गई। इस महायुद्ध के पूर्व केवल फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल में ही गणराज्य थे, किंतु महायुद्ध के पश्चात यूरोप में अनेक स्थानों पर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों की बाढ़ सी आ गई। रूस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, लिथुआनिया, लैटविया, चेकोस्लोवाकिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, यूक्रेनिया आदि जो देश थे वहाँ पे गणराज्यों की स्थापना की गई। जापान और तुर्की के अलावा कोई ऐसा देश नहीं था जहाँ की राजा को डिवाइन पावर से युक्त या दैवीय अधिकारों के सिद्धांत से युक्त माना जाता हो। तो ये अपवाद थे जापान और तुर्की। 1925 में तुर्की में भी कमाल अतातुर्क या जिसे कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टर्की कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हो गई और वहाँ भी लोकतंत्र की स्थापना हो गई। प्रथम महायुद्ध ने राष्ट्रीयता के सिद्धांतों का भी विकास किया। महायुद्ध का प्रमुख परिणाम राष्ट्रीयता के सिद्धांतों की अभूतपूर्व विजय के रूप में प्रकट हुआ। फ्रांस के क्रांति के बाद भी राष्ट्रीयता का इतना विकास नहीं हुआ था जितना कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीयता के
सिद्धांतों को बढ़ाने में वर्साय की संधि ने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्साय की संधि जो है वो एक जर्मनी के ऊपर थोपी गई संधि थी और बहुत ही कठोर थी। उसके द्वारा जर्मनी को एकदम से कमज़ोर कर देने का प्रयास किया गया। और भी जो दूसरी भी संधियाँ हुई पेरिस पीस सम्मेलन में, उनमें भी बहुत सारे राज्यों के साथ अन्याय हुआ। नतीजा ये हुआ कि इसने राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और महायुद्ध के बीच ही युद्ध का भली भांति संचालन करने के लिए बहुत लगभग जो है सभी सरकारें जो थी वो बहुत निरंकुश हो गई थी। और इसी प्रवृत्ति ने अधिक विकसित हो करके फासिज्म, नाजिज्म, बोल्शेविज्म आदि का रूप धारण कर लिया और इस तरह से अधिनायकवाद का उदय हुआ। डिक्टेटरशिप जिसे हम कहते हैं, डिक्टेटरशिप का या अधिनायकवाद का उदय हुआ। और इन अधिनायकों ने द्वितीय विश्व युद्ध को उत्पन्न करने में आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने इस तरह के इन अधिनायकों ने धीरे धीरे अपने देशों में सुधार किए, अपने देशों की शासन सत्ता को अपने हाथ में ले करके और वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्रता को समाप्त करके सर्वसत्तावाद के सिद्धांत को अपना करके इन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और धीरे धीरे इन्होंने एक उग्र राष्ट्रीयता की भावना को अपना करके, साम्राज्यवादी भावना को अपना करके एक बार फिर से दुनिया को महायुद्ध की तरफ ढकेलने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एशिया के देशों पर जहाँ तक प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का सवाल है, हम कह सकते हैं कि एशिया के देश भी इससे बहुत प्रभावित हुए। महायुद्ध से एशिया के जो पराधीन देश थे वहाँ पे राष्ट्रीय भावना का अभूतपूर्व प्रसार प्रचार हुआ। एक तरह से नव जागरण आया इन राष्ट्रों में। युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों द्वारा घोषणा की गई थी कि युद्ध खत्म होने के बाद वो आत्मनिर्णय के सिद्धांत को संसार में लागू करेंगे। इससे पराधीन देशों में, जिसमें हमारा भारत देश भी था, उसमें एक नई उम्मीद की किरण आई, एक नया जोश आया लोगों में। उन्हें ये लगा कि शायद जो है हमें स्वतंत्र कर देंगे। इस तरह के वादे किए भी थे बहुत सारे देशों ने। जो साम्राज्यवादी देश थे उन्होंने अपने उपनिवेशों को युद्ध में सम्मिलित करने के लिए उनसे ये वादा किया था कि हम जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आत्मनिर्णय के सिद्धांत को अपनाएंगे। तो इस तरह से उनमें जोश भरा था और उन्होंने अपने आकाओं का साथ दिया था प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के लगभग 60,000 सैनिक मरे थे, किंतु एशियाई नेताओं की आशाओं पर तुषारपात हो गया। जब युद्ध के बाद भी उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया गया, उन्हें स्वतंत्र नहीं किया गया, उन्हें आज़ाद नहीं किया गया, परिणामतः उन देशों में राष्ट्रीय आंदोलन और तेज हो गया और उग्र हो गया। तो इस कारण से साम्राज्यवाद को गहरा धक्का लगा, आप कह सकते हैं। साम्राज्यवाद के प्रति लोगों में घृणा की भावना बढ़ गई। तो शांति संधियों से उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्रसंघ वगैरह की स्थापना भी की गई थी, तो इन सब से ये उम्मीद थी कि अब युद्ध सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा, अब शांति की व्यवस्था की जाएगी, सारे देश आपस में उठ बैठ कर के, आपस में एक साथ बैठ कर के सारे मामले सुलझा लेंगे। लेकिन मित्रों, ये सारी संधियाँ और ये सारी जो राष्ट्रसंघ वगैरह की व्यवस्था थी, ये सब जो है बेकार साबित हुई। और नतीजा ये हुआ कि लोगों के, जो यूरोपीय राष्ट्रों के, अमेरिका के, इन सब के, एशियाई देश, जापान वगैरह के जो अपने अपने स्वार्थ थे, जो अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, वो इन शांति संधियों से बहुत ऊपर थी। वो राष्ट्रसंघ वगैरह से बहुत ऊपर थी। जब उनको आवश्यकता होती थी तो फिर वो किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करते थे, किसी भी उनका स्वार्थ सबसे आगे होता था। नतीजा ये हुआ कि जो संधियों द्वारा की गई व्यवस्था थी
उसी व्यवस्था ने भावी संघर्षों का बीज बो दिया। इसलिए कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का भी जन्म प्रथम विश्व युद्ध में ही उसका बीज बो दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में ही जो है उसके कारणों की सृष्टि प्रारंभ हो गई थी, सृजन प्रारंभ हो गया था। तो मित्रों, इस तरह से हमने विश्व युद्ध के कारणों और उसके परिणामों पर वार्ता की आज। उम्मीद है कि आपको ये वार्ता या ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और इस वार्ता पर कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और शुभ दिवस।